जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच यूपी पीसीएस या अन्य पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की आई दृष्टि की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देखेंगे। इसमें आपका पहला टॉपिक है मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो पहले हम देखेंगे कि कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है। तो कार्यात्मक साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक न सीमित रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया गया है। मतलब कार्यात्मक साक्षरता के अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही सीमित नहीं है, जबकि जीवन की कौशल को और संख्या ज्ञान तक उसको विस्तृत किया गया है। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। ये कार्यात्मक साक्षर कब लाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। उसी के तहत एक उल्लास कार्यक्रम लाया गया था, जिसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक के आयु के नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाने के लिए समर्पित किया गया था। कौन सा कार्यक्रम था? उल्लास। और उसी में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर की बात की गई थी। अब हमने देख लिया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसकी साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उससे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। तब इसके तहत देखेंगे कि कौन कौन से राज्य कार्यात्मक साक्षर घोषित हो चुके हैं। तो इसके तहत आपका पहला राज्य कौन सा है? मिज़ोरम। पहला राज्य कौन सा है? मिज़ोरम, जो आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसे साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरा आता है आपका गोवा। दूसरा कौन सा आता है? गोवा राज्य आता है, जिसे आधिकारिक रूप से दूसरा घोषित किया गया है। तीसरे नंबर पे आता है आपका त्रिपुरा। तो पहले नंबर पे कौन सा है? मिज़ोरम। दूसरे नंबर पे है आपका गोवा, तीसरे नंबर पे है त्रिपुरा। ये कौन से हैं? नॉर्मल राज्य में देखा जाए तो पहले नंबर पे मिज़ोरम, दूसरे पे गोवा, तीसरे पे त्रिपुरा है। अब हम यूटीज़ में देखेंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख। तो यूटीज़ में क्या है? लद्दाख है ऐसा पहला स्टेट जो कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर स्टेट बन चुका है। अब अगला टॉपिक है हमारा संविधान हत्या दिवस। अब इसके बारे में देखेंगे। तो भारत के संविधान में भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। किसमें? भाग 18 में, जिसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। इसका एक विस्तृत वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसको। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार भारत चीन युद्ध में 1962 में, दूसरी बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी बार इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1975 में इसी को आगे बढ़ाया था, जिसकी उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी, जिसका आधार क्या था? आंतरिक गड़बड़ी। इसलिए इसको देश विरोधी घोषित करके इस डेट को, जिस डेट को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का वर्तमान सरकार ने घोषणा किया। कब? 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि आपातकाल जब लागू होता है तो कई मानवीय और मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की हत्या होती है। और जो 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल था ये बहुत ही विवादित था। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया था, जिसको 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम हैदराबाद मुक्ति दिवस। ये कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, किंतु उस समय 3 स्टेट ऐसे थे जो खुद को भारत में शामिल करने के लिए राज़ी नहीं हुए, जिसमें हैदराबाद था, आपका जम्मू कश्मीर था और जूनागढ़ था। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को जिस दिन मनाया जाता है, उसी दिन 17 सितंबर को 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके द्वारा निजाम के शासन से मुक्त करके हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। और ये कार्रवाई कब हुई थी? 17 सितंबर 1948 को। इस वजह से इस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसके बाद आगे है देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा होता है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। मतलब एक ऐसा टर्मिनल है जिसमें कार्गो यानी कि सामान का, माल की एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाता है इसके थ्रू। इसमें क्या है, 17 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन में लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों पर लादकर भेजने में सक्षम है। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय, HRIDC, राज्य सरकार, मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCICL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई है। अब अगला हम देखेंगे, अभी बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई आपके इसी 12 जून को, आप सबने देखा ही होगा। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर नाम की एक विमान थी जिसका दुर्घटना हो गया, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। इसमें आपके कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी थे। तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हवाई जहाज़ जो था, ये आपका अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरा था और कहाँ जाने के लिए, लंदन के गैटविक जा रहा था। कहाँ जा रहा था, लंदन के गैटविक जा रहा था, लेकिन इसकी दुर्घटना कहाँ, अहमदाबाद में ही हो गई। इसमें टोटल 242 लोग थे। इस विमान का नाम बोइंग 787-8 था, जिसमें 230 यात्री और 12 उसमें काम करने वाले लोग थे। इसमें एक आदमी सिर्फ बच गया जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जिसका नाम क्या था, विश्वास कुमार रमेश। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी मृत्यु हो गई और ये बहुत ही दुखद घटना थी। अब आगे हम देखेंगे कि इसके अलावा भारत में और कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं अभी तक। तो एक 1996 में हुई थी घटना, विमान घटना, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर 1985 में एयर इंडिया का ही कोई बम कांड हुआ था जिसमें 329 लोगों की जान चली गई थी। फिर 1978 में एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना हुई थी जिसमें 213 लोग मारे गए। इसके बाद 2010 में बेंगलुरु विमान दुर्घटना हुई जिसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फ़्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है। फ़्लाइट रिकॉर्डर, जिसको आम भाषा में ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, अक्सर आपने इस घटना के बाद न्यूज़ चैनलों पे सुना होगा। तो ये एक ऐसा उपकरण होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है, जो विमान के दुर्घटना के समय ये रिकॉर्ड करता है कि विमान दुर्घटना क्यों हुआ और क्या उसका कारण रहा, और विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करने में इसमें मदद मिल सकती है। इससे आमतौर पे इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉक्स कहा जाता है फ़्लाइट रिकॉर्डर को। इसमें दो चीज़ें होती हैं, फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट मतलब जिसमें आपके पायलट वगैरह होते हैं जो बातचीत करते हैं, कॉकपिट बोलते हैं उस एरिया को जिसमें बैठ के फ़्लाइट उड़ाया जाता है। और फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसमें फ़्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। यह किस कलर का होता है, तो नारंगी रंग का होता है और इसका तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक सहने की क्षमता होती है। यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक के तापमान को झेल सकता है और इसकी टक्कर की सहने की क्षमता भी बहुत अधिक। अब अगला टॉपिक है, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरी बार जातीय जनगणना कब हुई थी। तो आखिरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद ये बंद हो गई थी, जिसके बाद अब सरकार ने 2027 में जातीय जनगणना करने की अनुमति दे दी है। इससे क्या होता है कि जातीय जनगणना से कुछ सामाजिक न्याय और नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक के रूप में वो नहीं गिनी गई हैं। बहुत ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनके बारे में नहीं पता है सरकार को, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो इससे उनको लाभ होगा। अब हम देखेंगे कि जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची यानी कि इस पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि संसद ही नियम बना सकती है। सूची 3 होती है, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक
समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में सिर्फ केंद्र निर्णय लेता है, राज्य सूची में राज्य नियम बनाते हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में है तो उस पर केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है। लेकिन जहाँ स्थिति ऐसी हो जाए कि केंद्र और राज्य दोनों उस मुद्दे पर टकरा जाएं तो केंद्र को उससे ऊपर माना जाएगा राज्य से। तो अब यहाँ क्या देखें हम कि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, यानी कि इस पर सिर्फ केंद्र ही नियम बना सकता है। अब देखेंगे ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला है हिमालयी क्षेत्रों में, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में होगी। उसके बाद बाकी पूरे देश में होगी। अब अगला देखेंगे कि चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। मतलब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में स्थित एक रियासी ज़िले में चिनाब नदी पर बने रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है? आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर है। यह किस नदी पे बना है? तो चिनाब नदी पे बना है। इसकी लंबाई कितनी है? 1315 मीटर है। यह पुल उधमपुर और श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के नाम से जाना जाता है। यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को सह सकता है। कितना? 8 रिक्टर स्केल, और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज़ हवाओं का भी सामना करने में सक्षम है। इसको लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। यानी कि इसके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे पहले तो ये सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, लंबाई इसकी 1315 मीटर है, और यह 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को सह सकता है, और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज़ हवाओं को भी सह सकता है, और इसकी उम्र को 120 वर्ष माना गया है। इसमें एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है जिसको टेक्ला नाम दिया गया है। कौन सी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है? टेक्ला सॉफ्टवेयर को प्रयोग किया गया है। यह चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ रुपए की परियोजना से बनाया गया है। यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाब रेल जो पुल है यह एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। कितना? 35 मीटर अधिक ऊंचा है, यानी कि यह एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। अब आगे हम देखेंगे कि विश्व के कुछ अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज हैं, जिसमें आपके लगभग चीन के ही हैं। पहला है आपका दादुहे रेलवे ब्रिज, दूसरा नाजी है, तीसरा जियांगजी है, और बेईपानजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग। ये 4 ब्रिज हैं जो सर्वाधिक ऊंचे हैं, और ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। अगला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1, यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित एक कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 मेगावाट क्षमता, कितनी इसकी क्षमता है? 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है, जिसकी केंद्र सरकार के उद्यम एनएलसी इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के यूपीआरवीयूएनएल के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई है। यानी कि यह परियोजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के बना रही हैं। इसका नाम क्या है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, जिसमें एनएलसी इंडिया की 51% और यूपीआरवीयूएनएल की 49% भागीदारी है। इसका लगभग 75% यूपी और शेष 25% बिजली कौन उपभोग करेगा? असम। इसमें जो 100% बिजली निकलेगी उसका 75% उत्तर प्रदेश और बाकी का 25% असम राज्य को आवंटित की जाएगी। इस परियोजना के शेष 2 इकाइयों को वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। यानी कि ये परियोजना 3 इकाई में है, जिसकी 1 इकाई की उद्घाटन किया जा चुका है और 2 इकाइयों की उद्घाटन 2026 तक होने की उम्मीद है। जब ये तीनों इकाई पूर्ण संचालन में होंगी तब प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न हो पाएगा इससे। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ये क्या है? ये एक संयुक्त उपक्रम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। अब हम देखेंगे लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्ति
सशक्तिकरण महासम्मेलन किया गया 2025 में। ये कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण सम्मेलन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। और ये कब किया गया? तो ये अहिल्याबाई होलकर जी की 300 जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अहिल्याबाई जी की 300वीं बर्थडे मनाया गया, उसके जयंती के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया। अब आगे हम देखेंगे कुछ अहिल्याबाई के बारे में। तो देवी अहिल्याबाई जी का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में 1725 में हुआ था। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 1767 से 1795 तक इनका शासन रहा। इन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण शासन किया। कहाँ किया शासन इन्होंने? मालवा पर शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी, यानी कि एक ये समाज सुधारक भी थी शासक होने के साथ साथ। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की थी, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। क्या करती है ये स्टार्टअप योजना? महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जिसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, होलकर जी के नाम पे। दार्शनिक महारानी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अहिल्याबाई जी को दार्शनिक महारानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक महारानी। इस मौके पे प्रधानमंत्री जी ने एक स्मारक डाक टिकट शुरू किया और 300 रुपये का सिक्का भी जारी किया। 300 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया और ये 300 रुपये मूल्य वर्ग का पहला, अपने इतिहास का पहला सिक्का है जिसे कोलकाता टकसाल में ढाला गया है। अब तक 300 रुपये के सिक्के को ढाला नहीं गया था। आगे हम देखेंगे ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हटकर भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इस परियोजना के तहत बांध, नदियों पे बांध न बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करके और जल पुनर्भरण से जल संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये किन किन प्रदेशों के बीच में हो रहा है? तो ये आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के नाम से संयुक्त रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किया। अब हम आगे देखेंगे कि मेगा रिचार्ज परियोजना को अधिकारियों द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा गया है। यानी कि यह अब तक की जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, ये अब तक की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण परियोजना है। अब आगे हम ताप्ती नदी के बारे में देखेंगे। तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतलाई क्षेत्र से सतपुड़ा पर्वत से निकलकर 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अरब सागर में गिरती है। यह कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है या डेल्टा नहीं बनाती। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, पर ताप्ती एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। उसका रीज़न ये है कि ये खड्डों के बीच से बहती हैं और बहुत ज़्यादा इनके साथ ताप्ती नदी डेल्टा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ये अपने साथ मिट्टी, गाद और इन सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं करती, जिसके वजह से डेल्टा का निर्माण नहीं होता। तो इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट ताप्ती नदी है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, एस्चुरी बनाती है या नहीं बनाती। यह कहाँ गिरती है? तो गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसमें पोडा, गिरना, पंजरा, अनेर आदि हैं। अब इसमें क्या है कि भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी। यह जो परियोजना है ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, इसकी 90% लागत का कौन वहन करेगा? तो भारत सरकार करेगा।
और शेष 10% जो है वो एमपी और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर उठाएगी। इसके अलावा कुछ और भी परियोजनाएं थी इससे पहले। केन बेतवा लिंक परियोजना थी, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में थी। किसके किसके बीच में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में थी। इससे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी मिला हुआ है। इसके अलावा है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। ये किसके किसके बीच में? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, जिसमें काली सिंध आपकी एमपी की और चंबल आपकी एमपी और एमपी में है और काली सिंध आपकी राजस्थान में। ये दोनों प्रदेश मिलकर आपस में इसको बांटते हैं। अब आगे हम देखेंगे पहलगाम से युद्ध विराम तक। अभी आपने न्यूज़ में ये सब घटनाएं देखी होंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई एक 22 अप्रैल को, जिसमें बहुत सारे नागरिकों की, जिसमें लगभग 27 नागरिक थे, उनको आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया। जिसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर, और उनके ठिकानों को तबाह करने का प्रयास किया है, जिसमें बहुत हमारी सेना के तथ्य और उनके आंकड़ों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सफल भी रहा है इसमें। इससे पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। 2019 में बालाकोट हवाई हमले किए गए थे। पहलगाम घटना के बारे में अगर हम देखेंगे तो 22 अप्रैल को लगभग 3 बजे के आसपास अनंतनाग जिले में, कहाँ? अनंतनाग जिले में पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी के मैदान में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, जिसमें एक आतंकी समूह आता है और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी कर देता है। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन लेता है, जिसको द रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, जिसको द रेजिस्टेंस फ्रंट कहा जाता है। यह लश्कर तैयबा का सैप माना जा सकता है या मुखौटा माना जा सकता है इसको। इसके बाद इन सब घटनाओं के बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब आतंकवादियों को जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के संप्रभुता पर हमला माना गया। इस चीज़ को भारत ने माना कि ये हमारे सीधे संप्रभुता पर हमला किया गया है, और इसके लिए कई सारे उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी भारतीय सेना को या आदेश दिया या उन्हें ये छूट दी कि आप जब चाहें जो समय निर्धारित करें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप इन आतंकवादियों को सज़ा दे सकते हैं। जिसके लिए कैबिनेट समिति एक होती है सुरक्षा मामलों के लिए, उनकी कई सारी बैठकें हुई, जिसको CCS कहा जाता है। ये आपने न्यूज़ चैनलों में सुना होगा। इसके बाद कई सारे निर्णय लिए गए, जिसमें बहुत बड़ा निर्णय था सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया। ये संधि कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी ये संधि। इसके बाद सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा को प्रतिबंधित किया गया। मतलब कि जो पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आए हुए थे या आने वाले हैं, उनकी वीज़ा को प्रतिबंधित किया और तत्काल उनको वापस अपने देश जाने को कहा गया। इन बैठकों की परिणति ये हुई कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और इसके तहत हमारी सेना ने 9 लक्ष्यों को एक साथ उस पर प्रहार किया, जिसके तहत 5 आतंकी संगठन के जो ठिकाने थे वो पाकिस्तान में थे, पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में थे, और 4 जो थे वो कहाँ थे? पंजाब में थे। 4 जो थे पंजाब प्रांत में थे, जिसे बहावलपुर, मुरीदके, साकरगढ़ और सियालकोट के रूप में चिन्हित किया गया था। यहाँ 9 ठिकानों पे भारतीय सेना ने हमला किया। ये सभी स्थान लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र थे, जिसको ध्वस्त करने का भारतीय सेना ने कार्य किया। इसके बाद 7 मई को ही तथाकथित पाकिस्तान द्वारा 7 मई को ही पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया। मतलब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना का ऐसा दावा था, उन्होंने बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाया, जिसको हमारी सेना ने बहुत ही साहसपूर्ण और अपनी चतुराई दिखाते हुए उन सबको नाकाम किया, और भारतीय सेना ने बढ़त हासिल की। इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हो गए, कई नागरिकों का भी मृत्यु हो गया। इसके बाद युद्ध विराम की शर्तें लाई गईं, जिसके तहत भारतीय DGMO राजीव घई और पाकिस्तानी DGMO कासिफ अब्दुल्ला ने
एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रखा और आपस में बात करके इसको 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद भारत ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। भारत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया, जिसमें कितने प्रतिनिधि मंडल थे? 7, जिसमें से 59 सांसद सदस्य कितने थे? 59 सांसद सदस्यों वाले 7 समूह कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। क्या निर्धारित किया गया कि ये जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है यह 32 देशों का दौरा करेंगे, जिसमें 7 प्रतिनिधि मंडलों के अध्यक्ष कौन कौन थे? पहले के शशि थरूर थे जो कांग्रेस से थे, दूसरे के रविशंकर प्रसाद थे जो भाजपा के थे, तीसरे संजय कुमार झा जी थे जदयू से, वैजयंत पांडा थे भाजपा से, कनिभोजी करुणानिधि डीएमके से थे, सुप्रिया सुले एनसीपी से थी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से थे। तो ये 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 32 देशों का दौरा किए और भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखे। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हथियार प्रणालियों का प्रयोग किया था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो हवाई हमले हुए थे, जो पहले 9 ठिकाने हमले किए गए थे हवाई हमले से, उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला है आपका राफेल दसाल्ट, राफेल लड़ाकू विमान जो फ्रांस का है, फ्रांस से भारत ने खरीदा है, इसका प्रयोग हुआ। इसके बाद दूसरा है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। स्कैल्प क्या है? एक क्रूज मिसाइल है, यह ठिकानों को टारगेट लेके हमला करती है। यह कहाँ से ली गई है? यूरोपीय से। इसके बाद है हैमर, इसकी ये भी कहाँ से है? आपके फ्रांस से है। इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल जो थी वो थी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया इस ऑपरेशन सिंदूर में और अपनी महत्ता को भी दुनिया के सामने रखा। ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा नदी के नाम पे मिल के रखा गया है। यह भारत रूस का संयुक्त उद्यम है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। अब तो इसे यूपी के लखनऊ में भी शुरू कर दिया गया है बनाना। इसके बाद अगला है कि भारतीय सेना ने कुछ हथियार प्रणालियों का प्रयोग किया, जिसका नाम है पहला स्काई स्ट्राइकर लो इंटरिंग म्यूनिशंस। भारत इजराइल ने मिलकर बनाया है इसको। इसके बाद अगला है हरोप लोइटरिंग म्यूनिशंस। इसको भी इजराइल ने बनाया है, यह भारत में निर्मित घटकों के साथ निर्मित है। इसके बाद अगला कुछ डिफेंस प्रणालियाँ भी हैं वायु रक्षा। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है आपका AS-400 ट्रायम्फ, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। यह रूस से लिया गया है, भारत ने खरीदा है। कहाँ से? रूस से खरीदा है। इसने इस युद्ध में भारत की सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अगला है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसको किसने बनाया? तो भारत के DRDO ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत के DRDO ने इसको बनाने का काम। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है। यह सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इसके लिए एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है और इसमें नोडल एजेंसी के रूप में काम कौन कर रहा है? तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। जो यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की गई है, यह देश की कौन से नंबर की है? तो 6ठे नंबर की सेमीकंडक्टर यूनिट है। देश के 6ठे नंबर की सेमीकंडक्टर यूनिट है। इसमें भारत की SCL और ताइवान की फॉक्सकॉन, भारत की SCL और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी मिलके काम कर रही हैं। अगला, यह यूनिट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेंगे। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स यानी कि 20,000 चिप्स प्रति माह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2027 से शुरू होगा। तो यूपी का जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो 6ठे नंबर का है। तो बाकी कौन से हैं? 5 वो देखते हैं। तो पहला है गुजरात का साणंद, दूसरा है गुजरात का धोलेरा, तीसरा असम का मोरीगांव, चौथा गुजरात का साणंद, पाँचवा गुजरात का साणंद और छठा है यूपी का ईडा। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो नोएडा में। तो गुजरात में 3 है, गुजरात में 4 हैं, जिसमें से साणंद में 3 है और धोलेरा में 1। बाकी आपका 5वां मोरीगांव असम में है और छठा यूपी में। तो कुल मिला के भारत में इस टाइम कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयाँ हैं? तो 6 इकाइयाँ हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रिनीसस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिज़ाइन केंद्र नोएडा एवं बेंगलुरु को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीकी पर चिप डिज़ाइन का कार्य करेंगे। भारत में इससे पहले 7 नैनोमीटर व 5 नैनोमीटर का डिज़ाइन तो होता था, किंतु 3 नैनोमीटर का नहीं होता था, तो ये एक ऐतिहासिक कदम है। इसके बाद अगला है कि जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण। मतलब भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए 2015 में कुछ योजनाएं शुरू की थी, जिनके 10 वर्ष 2025 में पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से आपका पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा है अटल पेंशन योजना। इसमें क्या है कि ये मामूली प्रीमियम देके जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और नियत पेंशन जैसी सुरक्षाएं इसमें प्रदान की जाती थी। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है इस टॉपिक में कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में देख लें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में देख लें और अटल पेंशन योजना के बारे में देख लें कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह जो बीमा योजना है, किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे यह जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसके लिए योग्यता क्या है, तो व्यक्ति को 18 से 50 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 18 से 50 वर्ष की आयु का होना चाहिए। जो भाग लोन लेने वाले बैंक डाकघरों के खाता धारक हैं वे इसमें शामिल हो सकते हैं। जो व्यक्ति 18 से 50 साल हैं और जिनके बैंक डाकघरों में खाता धारक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक वर्षीय टर्म जीवन प्रदान किया जाएगा। 2 लाख रुपए का एक वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक वर्ष 436 रुपये का प्रीमियम देना होगा। कितने रुपए का? 436 रुपये का प्रीमियम देना होगा। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना क्या है कि इसकी आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए, 2 लाख रुपए तक का जीवन कवर मिलता है और 436 रुपये इसमें प्रीमियम देना होता है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखों का पूर्ण और अपूरणीय क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है। यानी कि यह एक प्रकार का दुर्घटना बीमा है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसके दोनों आंखों की क्षति हो जाए, पैरों की क्षति हो जाए या आंख की दृष्टि चली जाए, तो उसमें उसको 2 लाख रुपए का बीमा योजना दिया जाएगा। यद्यपि इसमें एक और नियम है कि अगर एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्ण हानि या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपये। यानी कि अगर आपका एक आंख खराब होता है, एक पैर खराब होता है और एक हाथ खराब होता है तो आपको बीमा राशि कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपये दिया जाएगा। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति इसके योग्य हैं और उनको प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम देना होगा। सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया प्रीमियम है, 18 से 70 वर्ष आयु है और 2 लाख रुपये का बीमा राशि दी जाएगी। जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु है, 2 लाख रुपये तक का जीवन कवर दिया जाएगा और 436 रुपये उसका प्रीमियम है। अब अगला हम देखेंगे अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? तो यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। असंगठित क्षेत्र वे होते हैं वे क्षेत्र जिनको सरकारी नियमों से विनियमित नहीं किया जा रहा हो, वे क्षेत्र जिनको सरकारी नियमों से विनियमित नहीं किया जाता हो और जिनको पेंशन ना मिलता हो, वे असंगठित क्षेत्र होते हैं। जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, पान लगाने वाला कोई हो, कोई रिक्शा चालक हो, ये सब क्या आ जाएंगे? असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। इनकी उम्र कहाँ से 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। अटल पेंशन योजना के लिए, इस योजना में शामिल होने के लिए उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। कितना? कब? वार्षिक नहीं, ये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। कब मिलेगा? प्रतिमाह। तो अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष आयु है, जीवन ज्योति बीमा में 18 से 50 वर्ष था और सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष आयु की सीमा थी। और अटल पेंशन योजना में आपको 1000 से लेकर 5000 तक प्रति माह न्यूनतम पेंशन देने की बात की गई है। अब अगला है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025। फिल्म, मीडिया, संगीत,
फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव या ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब रचनात्मक क्षेत्रों से जो भी रचनात्मक क्षेत्रों में आते हैं, फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन जो भी हैं, उससे जो आय आता है या जो अर्थव्यवस्था बनती है उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी परिकल्पना क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। मतलब रचनाकारों को जोड़ना, देश को जोड़ना। मतलब अगर दो देशों के रचनाकार जुड़ेंगे तो वो देश भी आपस में जुड़ेंगे। ये इसका क्या है? थीम है। आगे हम देखेंगे तो कला से कोर्ट तक थीम के साथ, कला से कोर्ट तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकसित की यात्रा को 4 अनुभागों में दिखा रहा था। जैसे क्या है? श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर स्लीप। ये 4 क्या हैं? अनुभाग हैं जिसमें इस परंपरा को बताया गया है। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ। इसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। तो न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान और भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने कहा न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें एक और घटना हुई जिसमें देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया है। किसको? देवी चौधरानी को भारत की और यूके की पहली सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया है। अब एक अगला विवाद है जिसके बारे में हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें लगभग आपको कोई ना कोई विवाद देखने को मिलता ही रहता है। जैसे कि अभी ये आपकी भाषा का सूत्र विवाद है। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वहाँ पे राज्यपाल से रिलेटेड भी विवाद होती रहती है। कुछ ना कुछ ऐसे होते ही रहते हैं विवाद। इस विवाद को देखते हैं। तो तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है। मतलब तमिलनाडु ऐसा प्रदेश है जो चाहता है कि उसकी जो शिक्षा हो, उसके स्टेट की जो शिक्षा हो वो तमिल में हो और दूसरी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी में हो। जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी हो। मतलब कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी उसने एक फार्मूला दिया, त्रिभाषा फार्मूला। उस फार्मूले में कहा गया कि कोई भी स्टेट अपनी मातृभाषा, अपने अंग्रेजी भाषा और इसके अलावा कोई तीसरी भाषा जो भारतीय भाषा हो उसका प्रयोग वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी ही हो। किंतु तमिलनाडु ने क्या किया है कि तमिलनाडु ने शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पे ही ज़्यादा जोर दिया है। इसको लेकर इस मामले को कहाँ लेकर पहुँचा गया? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2025 को अपने निर्णय में यह बताया कि किसी भी राज्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब ये है कि तमिलनाडु जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि नई शिक्षा नीति को उस पर थोपा जाए ज़बरदस्ती। अब नई शिक्षा नीति के बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है ये, जो 2020 में लाया गया था, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की थी। और इन्हीं की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा यह लाया गया। इस नीति का लक्ष्य क्या था कि 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया। इसके अनुसार पहली भाषा आपकी मातृभाषा हो, यानी कि स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। जैसे यूपी की स्थानीय भाषा पूर्वांचल में भोजपुरी है, या नॉर्मली हिंदी ही बोली जाती है, कहीं कहीं ब्रज भाषा बोली जाती है। तो पहली भाषा वो होगी स्थानीय भाषा। दूसरी भाषा आपको अंग्रेजी लेनी है और तीसरी भाषा कोई भी अन्य भारतीय भाषा हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी हो। अब आगे हम देखेंगे कि विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। विजिंजम बंदरगाह कहाँ है? तो आपके केरल में
अरब सागर के तट पर है। केरल में अरब सागर के तट पर ये बंदरगाह है जो कि आपके तिरुवनंतपुरम में है। मोदी जी ने 2 मई 2025 को विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। भारत में मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 13 हैं और माइनर पोर्ट्स लगभग 200 प्लस ही होंगे भारत में माइनर पोर्ट्स। तो विजिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेट व ड्रैगन सेवाओं में विजिंजम को शामिल किया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं में जुड़ गया है। मतलब इसके गहराई के कारण विश्व की बड़ी कंपनियां भी इसको अपने रूट में शामिल की हुई हैं। विजिंजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए के लागत से पूरा किया गया है और इस परियोजना की पूरी लागत जो है वो 20,000 करोड़ रुपए है, जिसको चरणबद्ध तरीके से 2028-29 तक खर्च किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने VGF के रूप में यानी वाइबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में 817 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। मतलब 5,595 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा, 2,454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स द्वारा और लगभग 817 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा VGF के रूप में दिए गए हैं। VGF क्या होता है? तो यह एक प्रकार का अनुदान है जो केंद्र सरकार निजी निवेशों को आकर्षित करने के लिए दी जाती है। इसका नियम यह होता है कि कई सारी कंपनियों को बुलाया जाता है, जिसमें जो सबसे कम VGF की डिमांड करता है उस कंपनी को वो फंड दे दिया जाता है। तो VGF के बारे में हमने देख लिया। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह क्या है इसको देख लिया, कहाँ है ये भी देख लिया। तो कहाँ है ये? आपके केरल के अरब सागर तट पे है। अब अगला है कि भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। क्या करता है? तो विश्व भर में मूल्यवान जो पूरा लेख हैं और जो पुस्तकालय संग्रह हैं उनका संरक्षण करता है, उनका व्यापक प्रसार करता है और उनका संरक्षण को ये सुनिश्चित करता है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को एक पेरिस में बैठक हुई, जिसमें विश्व की 74 नई दस्तावेजीय धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया है, जिससे अब कुल कितनी हो गई? तो 570 प्रविष्टियाँ हो गई हैं। भारत में कितनी हैं? तो भारत के कुल 11 प्रविष्टियाँ इसमें शामिल कर गई हैं। भारत की कितनी हैं? तो 11 हैं और उसमें 2 नई कौन कौन सी शामिल हुई हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। आगे हम देखेंगे तो दोनों दोनों पांडुलिपियाँ हैं ये संस्कृत भाषा में हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। दोनों पांडुलिपियाँ संस्कृत भाषा में हैं और प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत गीता महाकाव्य महाभारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय से लिया गया। किससे लिया गया? भीष्म पर्व के अध्याय से। इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित माना जाता है। आगे है आपका नाट्यशास्त्र। तो भारतीय प्रदर्शन कलाओं पर लिखित यह प्रथम विस्तृत ग्रंथ है, जिसको किसने लिखा? तो भरत मुनि ने। इसकी रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की तो भरत मुनि ने की। नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें 36,000 श्लोकों का विशाल ज्ञान कोश था। इसे गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को कहाँ शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसमें भगवद गीता को वेद व्यास जी ने और नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने रचित किया है। अगला हम देखेंगे कि महाकुंभ हुआ अभी आपके 2025 में प्रयागराज में। महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर होता है और विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समागम माना जाता है और यह 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक 45 दिवसीय महाकुंभ चला। इसमें करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई। भारत में 4 स्थलों पे
भारत में 4 स्थलों पे कुंभ लगता है। पहला है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जिसमें आपके प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसमें कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। इसकी समाप्ति 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही समाप्त हुआ। इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स भी बने, जिसमें पहला ये है कि 329 कर्मचारियों ने एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया और ये वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में शामिल हुआ। दूसरा रिकॉर्ड ये था कि प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। यानी कि 19,278 सफाई कर्मियों ने अब तक एक साथ मिलकर कार्य नहीं किया था, तो ये भी एक नया रिकॉर्ड था। तीसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसमें और भी एक और है कि जो सेंसोडाइन इंडिया द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण किया गया, कितना 27,396 लोगों का 24 घंटे के अंदर परीक्षण किया गया। ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था जिसको गिनीज में शामिल किया गया। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक 2027 में होगा, जो कि गोदावरी के तट पर होता है, और वर्ष 2028 में उज्जैन पूर्ण कुंभ तथा वर्ष 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होगा। यानी कि 2025 में प्रयागराज हुआ, 2027 में नासिक में होगा, 2028 में उज्जैन में और 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होगा। अगला है आपका कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियाँ बनाने की शक्ति प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उसमें शामिल करने की सक्षम बनाता है। यानी कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, उसको सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि 15(4) और 16(4) के तहत उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया एवं सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया। यानी कि 77वें संविधान संशोधन के बाद ये हुआ कि अब न सिर्फ उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि सरकारी सेवाओं में उनकी नियुक्ति होने के बाद उनकी पदोन्नति में भी, यानी कि उनको अगले पद तक जाने में भी उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई CO है और उसको SP बनना है तो उसको वहाँ भी आरक्षण दिया जाएगा। यदि कोई SDM है, उसको ADM या DM बनना है तो भी उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो इसके लिए इससे संबंधित एक तथ्य ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसके पश्चात 2025 में कैबिनेट ने उपवर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की। यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अंदर उपवर्गीकरण करना चाहती थी, जिससे उनको भी आरक्षण की सुविधाएं दी जा सकी। सामान्य अर्थ में उपवर्गीकरण क्या है? किसी श्रेणी की छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया। मतलब कोई श्रेणी है, जैसे कोई अनुसूचित SC की श्रेणी है, तो अब SC में कई सारी जातियाँ ऐसी हैं कि और भी पिछड़ी हुई हैं, तो उनको उपवर्गीकरण करके उनको भी आरक्षण की सुविधाएं अलग से देने की प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह की छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण का उचित वितरण किया जाएगा। अगला है पटेदा अंचू साड़ी को GI टैग दिया गया है। पटेदा अंचू साड़ी कहाँ का है? तो ये आपके कर्नाटक का है। कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ ज़िले का है। और इस साड़ी की पहचान क्या है? तो इस पे चौड़े बॉर्डर होते हैं और चेक की डिज़ाइन बनी होती है इनके बीच में। और ये कैसी साड़ी है? तो एक सूती साड़ी है। इसको GI टैग दिया गया है।
जीआई टैग क्या होता है? तो किसी वस्तु का वह संकेत है जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है और जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताएं मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती है। यानी कि कोई भी भौगोलिक संकेतक दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, तो उस वस्तु का उस क्षेत्र से जो जुड़ाव होता है, जो विशिष्टता उसके साथ जुड़ी होती है, उस विशिष्टता को पहचान देने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय जो है, उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए उसको जाना जाता है और वर्ष 2004 में भारत की पहली पंजीकृत जीआई टैग उत्पाद बना। तो भारत की पहली जीआई टैग कौन सी है? दार्जिलिंग चाय है। भारत में कुल कितने 658 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग हैं? तो 77 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपके तमिलनाडु तथा कर्नाटक हैं। बाकी का अगला वीडियो हम अगले क्लास में करेंगे।